अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ तो असाइनमेंट का आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फिर मैं शुरू करती हूँ कि आप लोगों का जो ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है 40 to 60 वर्ड्स में ही आंसर्स देने हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नक्लो हमल के सबब मुल्कों के दरमियान सकाफत का मुबादला मुमकिन हो पाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही जो दूसरे मुल्कों में हम और हमारे मुल्कों के दूसरे मुल्कों में की लेन देन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है ये आपको अपने लफ्ज़ों में बताना है। तो अगर आप इसके आंसर्स को देखना चाहते हैं तो आप लोग पेज नंबर 82 निकाल सकते हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें आप लोगों को लिखा हुआ है आंसर्स। तो सबसे पहले आप लोग तो ये लिखिएगा कि नक्लो हमल से क्या हो रहा है, कि कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाने में मदद मिलती है हम लोगों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, चाहे हम लोग बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, शिप से जाएं या प्लेन से जाएं। ठीक है, और इसी में फिर आप लोग आगे ये लिख सकती हैं कि किस तरह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने में मदद मिलती है और इससे लोगों के दरमियान सकाफती तफहीम और रस्म व रिवाज व ख्यालात का तबादला होता है और इससे लोगों को एक दूसरे मुल्क के बारे में समझने में आगाही पैदा होती है। और इस तरह फिर आप लोग लिख दीजिएगा कि इस तरह नक्लो हमल के सबब मुल्कों के दरमियान सकाफत का मुबादला मुमकिन हो पाता है। यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन में आइएगा और क्वेश्चन से फिर आप लोग लिख दीजिएगा उस पॉइंट को जो पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग वहाँ जो मैंने लाइन किया है ना उसके बाद ये लाइन लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। और ये चीज़, ये जो क्वेश्चन इसका दूसरा जो है इसी चैप्टर से है कि किस तरह से नक्लो हमल मेयार ज़िंदगी को ऊपर उठाता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ये करना है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट जो है हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। अगर आप इससे मुत्फिक हैं तो अपने आंसर्स को बताइए। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप बुक के पेज नंबर 82 में जाइएगा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, बताया था कि कहाँ से लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 का बी ही पार्ट, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है, चाहे आप ए लिखो चाहे बी लिखो। ठीक है, अगर आप ए लिखते हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई ये लिखता है तो ऊपर वाला जो इससे पहले मैंने बताया था उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात को बताना है तो यही चीज यहां पर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हम लोगों तक आसानी से पहुंच पा रही हैं जिसका पहुंचना हमारे पास मुमकिन नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो सारी चीजें हम तक पहुंच पा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग आसानी से अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं और हम लोगों को मौका मिलता है उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से, और इससे हमारी मेयार ज़िंदगी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों में से किसी एक का ही सवाल का जवाब देना है ना, और 40 से 60 लफ्ज में ही देना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि ABC कंपनी का मुंबई में एक गोदाम है, ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि माल की मुस्तकिल पैदावार में मदद मिल रही है। तो ये बताइए आप कि ये कैसे मददगार है, यानी मुंबई में गोदाम है इसकी वजह से ये कैसे मददगार है। ठीक है, तो ये चीज का तो ये है कि आप ये चीज लिखिएगा कि मुंबई में गोदाम होने की वजह से खाम माल जो कच्चा माल है और तैयार शुदा माल जो मैन्युफैक्चर हो चुका है वो सारा सामान या माल का जखीरा करने में, जमा करने में एक मरकजी मकाम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि मुंबई कहाँ है, हम लोग ये जब देखते हैं इंडिया के मैप में मुंबई कहाँ है, आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई जो है वो समुंदर के किनारे है। तो समुंदर के किनारे होने की वजह से उसके साथ साथ उसकी रोड फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सबके सब मुंबई में बहुत आसानी से सामान को पहुँचाने और लाने में मदद मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि ये सारी चीजें जब आसानी के साथ वहां पर मुहैया हो जा रही हैं
इंडिया का जो ये मैप है, यहाँ पे मुंबई आप लोगों ने देखा है ना, और ये इधर क्या है, अरबियन सी है ना। तो इसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट तो इसका है ही, इसके साथ साथ एयर ट्रांसपोर्ट, तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे मदद मिल रही है। तो ये एक मरकज बन जा रहा है, एक सेंटर बन जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कच्चा माल चाहे तैयारशुदा माल आसानी के साथ मुंबई में के गोदाम में पहुंच भी रहा है और गोदाम से दूसरी जगह सप्लाई भी हो पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये मददगार है किसके लिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एबीसी कंपनी का जो गोदाम है वो कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में होने की वजह से वो सेंटर में है, और सेंटर में होने की वजह से चाहे कच्चा माल हो चाहे तैयारशुदा माल हो, दोनों को गोदाम तक आने में और गोदाम से दूसरी जगह जाने में आसानी हो रही है नकलो हमल के जरिए, है ना। और इसकी वजह से क्या है कि जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पे मुस्तकिल तौर पे गोदाम से सामान जा रहा है और ये मुसलसल हो रहा है। तो इस वजह से ये मदद कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नकलो हमल की लागत में कमी आ रही है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन की में। तो इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि जो इसका जो इन्वेंट्री है ये बहुत मुअस्सर तरीके से मुनज़्ज़म करके और ये जो है सारी इकाइयों को के साथ काम कर रहा है, और इस तरह से ये मुस्तहकम और मुसलसल पैदावार के बहाव में को यकीनी बना रहा है। ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं कि गोदामकारी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें आप लोग पढ़िएगा कि अगर आप इसमें देखते हैं पेज नंबर 99 में, तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह लगातार पैदावार में, है ना, गोदाम जो है वो मदद करता है ना। इसमें ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सारी चीजें, पेज नंबर 99। लगातार पैदावार में मदद करने के लिए क्या कर रहा है कि कच्चे माल की जो जरूरत होती है ये सारी जरूरत मुसलसल मैन्युफैक्चरर को वो प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी वजह से ये चीज जो है वो गोदाम में रह भी रही है और आसानी से जितना मिकदार में चाहिए वो उसको मिल रहा है ना। ये चीज इसका आंसर हो जाएगा। थोड़े अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे मैं इसके आंसर्स को भेज भी दूंगी, लेकिन पहले आप लोग अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर इस आंसर को लिखने में दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसका जो दूसरा आंसर है उसको देखिए, उसमें क्या बोल रहा है कि स्टोर और गोदाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के साथ इसको बताइए। तो हम लोग जानते हैं स्टोर यानी शॉप, तो किसी भी शॉप में, किसी भी स्टोर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सारिफिन की पहुंच होती है ना। अगर इसका डिफरेंसेस देखेंगे तो स्टोर जो होता है, जो दुकान होती है, वो सारिफ की जरूरतों के हिसाब से अपने कामों को अंजाम देती है ना। क्या है कि जो दुकानदार होते हैं, जो स्टोर कीपर होते हैं, उनका सीधे बराह रास्त ताल्लुक होता है किसके साथ, सारिफीन के साथ। वो सारिफीन की जरूरत के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से, जिस इलाके में वो दुकान है उस इलाके के लोगों को जिन चीजों की जरूरत होती है उसके हिसाब से वो अपनी दुकान में सामान को रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बराह रास्त सारिफीन का और जो खुर्दा दुकानदार हैं, जो स्टोर हैं चलाते हैं, उन लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है, और वो उनके हिसाब से अपने सामान को डिजाइन करते हैं, दोस्ताना रवैया रखते हैं सारिफीन के साथ, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसके साथ साथ ये जो दुकान होते हैं ये इलाके में होते हैं जहां आबादी होती है। लेकिन अगर हम गोदाम की बात करें तो गोदाम में क्या होता है कि या तो कच्चा माल या तैयारशुदा माल को स्टोर किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, और यहाँ से ही ये स्टोर कीपर गोदाम से ही सामान को लाते हैं और अपने दुकान में रखकर सारिफीन तक पहुंचाने का काम करते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से ये जो है छोटे पैमाने पे और इस तरह से ये बड़े पैमाने पे काम करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 सवाल हैं, दोनों में से किसी एक सवाल का ही जवाब देना है 40 से 60 लफ्जों में। पहला क्या है कि डाकघर लोगों में बचत की आदत की हौसला अफजाई करता है। ये जो बयान है ये सही है, इस पे आपको रोशनी डालना है कि किस तरह डाकघर लोगों में बचत की हौसला अफजाई करता है, और इसकी 2 स्कीमों का जिक्र भी आपको करना है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि बैंक जो है, डाकघर जो है बचत की हौसला अफजाई करता है, ठीक है, इसको आपको बताना है और इसकी 2 स्कीम बताना है। तो जिस तरह से बैंक जो है, हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, जब चाहे पैसा निकालते हैं, है ना, तो इसी तरह डाक भी जो है ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम डाक में अपने पैसे को रखें, जब जरूरत हो हम उसको निकाल लें, और इसमें जो हम पैसे रखते हैं वो हर तरह के टैक्स से फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस तरह से बैंक में हम लेन देन करते हैं ना, पैसे जमा करते हैं, लोगों की जरूरत होती है, उनको शक्ल में वो कर्ज भी देते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है कि डाक खाना आवाम की रकम जमा करता है, रकम को आप निकाल सकते हैं, और इससे डाक खानों के जरिए की जाने वाली ये खिदमात है जो बैंकिंग खिदमात के नाम से जाना जाता है। और इस तरह बैंक में डाक खाना बैंकिंग खिदमात के जरिए बचत को बढ़ावा देता है और लोगों में बचत करने की मुख्तलिफ किस्म की स्कीम को चलाता है। और इसमें आपके बुक में बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं, लगभग 8 स्कीम है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला जो है डाक खाना बचत बैंक खाता ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, 2 ही स्कीम के बारे में आपको बताना। आप किसी भी 2 स्कीम के बारे में बता सकते हो, जिसमें मैं अगर पहले ही स्कीम की बात करूं कि अगर मैं इस स्कीम को लेती हूं तो इसमें क्या है कि हम अपनी बचत की रकम इसमें जमा कर सकते हैं और जरूरत के तहत इसे निकाल सकते हैं। खाता खोलने के लिए डाक में कम से कम 50 रुपए की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा हम अपने खाते में 1 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हम मजमूई तौर पे 2-4 लोग मिल करके भी बैंक डाक में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जमा करने वाली जो रकम है वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख हो सकती है। अगर अकेले हम करें तो 1 लाख तक हम जमा कर सकते हैं, और अगर हम साथ मिल के करें तो हम 2 लाख तक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। किसमें? डाकघर में। और जो भी बचत हमको होती है जो हम वहां जमा करते हैं, इस पे हमें सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और जो कि इनकम टैक्स से पूरी तरह बरी होता है। इसमें कोई भी टैक्स हमें नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एक ये हुआ। अगर हम इसमें से फिर एक मैंने आप लोगों के लिए ये किया है कि ये चौथा नंबर ये छोटा है, अगर आप इसको देख सकते हो कि डाकघर माहाना आमदनी स्कीम, ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 साल तक हमें इसमें पैसे जमा करने हैं, कम से कम 1500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए इसमें हम जमा कर सकते हैं 6 साल के मुद्दत में, ठीक है। अगर हम इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली अकाउंट खोलें तो, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर ज्वाइंट अकाउंट इसमें खोलना चाहते हैं तो इसमें हम जो है मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पहला क्या था कि अगर हम सेविंग अकाउंट में खोलते हैं डाक में तो हम लोगों को सूद मिलता है, यहाँ पे सूद के साथ साथ 5% बोनस भी मिलता है, ठीक है। और ये जो है दोनों के दोनों इनकम टैक्स से बरी होते हैं, फ्री होते हैं, इनकम टैक्स फ्री, कोई टैक्स इसमें नहीं देना पड़ता। तो ये 2 स्कीम हो गई। इसके साथ साथ ये है कि किस तरह
डाकघर जो है लोगों की हौसला अफजाई करता है बचत करने में, क्योंकि ये बैंक की तरह ही काम करता है कि हम इसमें अपने पैसे जमा कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई टैक्स हमें नहीं देना पड़ता अगर हम डाकघर में जमा करते हैं तो। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन था। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो इसमें क्वेश्चन इसी चैप्टर से है कि डाकघर और प्राइवेट कुरियर जो मुख्तलिफ खिदमात देते हैं वो क्या क्या हैं, और इनमें से ज्यादा बेटर आपको कौन सा लगता है। ठीक है, तो हम फिर इसी चैप्टर में आते हैं। तो ये तो इसकी स्कीम्स हो गई। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये क्या करता है, ये हम लोगों के डाक को आसान पहुंचाता है। ठीक है, डाकघर के बारे में तो आप जान ही गए कि डाकघर जो है हम लोगों को इंकरेज करता है कि हम लोग जो है सो अपने बचत अकाउंट इसमें खोल सकते हैं, जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने पार्सल्स को दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये सारा काम भी प्राइवेट कुरियर कंपनी भी करती है। पेज नंबर 145 निकालिएगा, 145, निजी कुरियर खिदमात, यही है प्राइवेट कुरियर सर्विस जिसका क्वेश्चन में जिक्र है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये भी जो है ना, एक तो वो जो हम लोग डाकघर पढ़ रहे हैं वो सरकारी डाकघर होता है जो पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, अब यहां पर ये प्राइवेट है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है ये खिदमात के लिए ही होता है। जिस तरह से डाकघर खिदमात फ्राहम करता है, इसी तरह प्राइवेट कुरियर जो है ये भी खिदमात फ्राहम करता है। लेकिन इस पर क्या है, ये बहुत जल्दी काम करता है। डाकघर में अगर हम किसी चीज को भेजेंगे तो वो हो सकता है ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर हम कुरियर करते हैं किसी भी इसको तो बहुत जल्द वो पहुंच जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये एक तो ये प्राइवेट है तो ये थोड़ा कॉस्टली है, इसमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल डाकघर से भेजते हैं तो हम लोगों को पैसे उतने नहीं लगते हैं, लेकिन अगर हम निजी कुरियर से भेजते हैं, प्राइवेट कुरियर से भेजते हैं, तो हम लोगों को डाकघर से ज्यादा इसमें खर्च भी आते हैं, है ना। और लेकिन ये बड़े शहरों में बहुत ज्यादा फेमस है। ये कुछ एग्जांपल्स इसके कंपनी की दी हुई हैं। और ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये बहुत तेज होता है, दोनों किस्म की खिदमत देता है। हम इसको अपने मुल्क के साथ साथ दूसरे मुल्क में भी भेज सकते हैं अपने डाक को कुरियर के जरिए। ठीक है, अब यहां पे फिर क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताओ, तो ये हो गया डाकघर और प्राइवेट कुरियर, ये दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। डाकघर सस्ता होता है, प्राइवेट कुरियर महंगा होता है। डाकघर से अगर हम किसी भी चीज को भेजते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन प्राइवेट कुरियर में टाइम नहीं लगता। लेकिन दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, दोनों के दोनों मेल की तरसील करते हैं, पार्सल की तरसील करते हैं, मालियाती खिदमात हासिल की जाती है दोनों के जरिए, चाहे डाकघर हो चाहे कुरियर सर्विस हो। लेकिन अगरचे डाकघर जो है वो काबिले एतमाद है, और अगर हम मालियाती पेशकश की बात करें तो ये बचत बैंक खाता के लिए जाना जाता है ना। और प्राइवेट कुरियर जो है, अगर हमको फौरी तौर पर अपना सामान कहीं भेजना है तो इसके लिए हम कुरियर सर्विस लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन सी लगती है और क्यों लगती है, तो ये तो हम नहीं बता सकते कि दोनों में से सर्विस अच्छी किसकी है। दोनों ही की सर्विस अच्छी है, ये हम लोगों के वक्त, ज़रूरत और सामान के इंतखाब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सर्विस का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर हमको किसी
सर्विस को जल्दी पहुंचाना है तो हम प्राइवेट कुरियर लेंगे, और अगर हम लोगों को इसके हिसाब से देखना है कि मालियाती खिदमत लेना है तो हम डाकघर को चुनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था उसमें 40 से 60 वर्ड्स में आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो से 150 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं। हर सवाल में 2 सवाल है, किसी एक सवाल का ही जवाब लिखना है। टोटल 12 सवाल है, लेकिन आपको 6 का ही जवाब लिखना है। जो सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हो उसी का जवाब लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस अमल का नाम बताइए और वजाहत कीजिए जिसके जरिए एक फर्द रकम की अदायगी के जरिए दूसरे शख्स से कुछ सामान या जायदाद अपने नाम पर करवाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 इसके लिए देखना है। पेज नंबर 206 निकालिए। जो क्वेश्चन था आप लोगों का ना, उसका यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उस अमल का नाम बताइए और वजाहत कीजिए जिसके जरिए एक फर्द रकम की अदायगी के जरिए दूसरे शख्स से कुछ सामान या जायदाद अपने नाम करवाता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा है कि खरीदारी वो अमल है जिसके जरिए कोई फर्द रकम की अदायगी की बुनियाद पर बाज अशिया की मिल्कियत हासिल कर लेता है या अपने नाम पर दूसरे से जायदाद मुंतकिल कर लेता है। इसी तरह फरोख्त एक अमल है जिसके जरिए कीमत लेकर बाज अशिया की मिल्कियत जायदाद कुछ एक फर्द दूसरे फर्द को मुंतकिल हो जाती है। जो आपका क्वेश्चन है ना उसका आंसर बस इतना ही है, लेकिन उस अमल का नाम पूछा है तो वो अमल खरीदारी है। लेकिन चूंकि ये आंसर आपको 100 से 150 लफ्जों में लिखना है तो इतना सा आंसर लिखने से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए आगे आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या है कि इस तरह फरोख्त और खरीदारी हमेशा साथ साथ चलते हैं। कोई खरीद करेगा तो कोई फरोख्त करेगा, कोई फरोख्त होती है तो खरीद भी होगी और भी होगी। इसलिए बुनियादी तौर पर हर खरीदो फरोख्त में 2 फरीक मौजूद होते हैं। एक फरीक फरोख्त करता है उसे फरोख्तकार, और दूसरा जो खरीदता है उसे खरीदार के नाम से जाना जाता है। अब इसका कोई एक मिसाल आप दे दीजिए कि आप चाहे कुछ भी सामान लेने जाते हो, मिसाल अपनी तरफ से दीजिए कि कोई भी आप सपोज डेट आप एक बुक लेने जाते हो, एक पेन लेने जाते हो, तो आप 2 लोग होते हो, है ना, दुकानदार हो और आप हो। ठीक है, आपने उसे पैसे दिए, बदले में उसने आपको पेन दिया। मिसाल आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। यहां तक लिखने के बाद एक मिसाल दे दीजिएगा। ठीक है, यहां पर इसने मिसाल दी हुई है कि कैसे रमेश जो है वो एक दुकानदार है जो शहर जाता है, रकम की अदायगी पर सिले सिलाए कपड़े लेता है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है इसकी, और ला करके ये बेचता है और लोग उसकी दुकान में जाते हैं और कपड़े खरीद लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल देने की कोशिश आप अपना कीजिएगा ताकि सबका अलग अलग एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है ये है केपीओ आउटसोर्स। इसमें बोला जा रहा है कि केपीओ में बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप इससे मुत्फिक हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ केपीओ में ज्यादा इल्म की जरूरत होती है, तो अपने आंसर को ऊपर तबसरा कीजिए। चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 196 196 निकालिए। केपीओ, केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले तो चूंकि मुझे 100 से 150 में लिखना है इसका आंसर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले केपीओ का फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, कि केपीओ है क्या।
ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये लिखिएगा कि इससे पहले ना बीपीओ था, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिखिएगा कि ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। पुरानी बीपीओ कंपनी जो है ये कस्टमर की है ना, और इस कदर अफजूदा सिलसिले की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। इस पुरानी जो रिवायती बीपीओ कंपनी थी इसमें प्रोसेस में महारत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाती थी, लेकिन अब क्या है, केपीओ में मालूमात या इल्म में महारत पर तवज्जो मरकूज की जाती है। आप अगर चाहो तो ये पहला लाइन लिखना, ये दूसरा लाइन लिखना, ये बीच का छोड़ दो ताकि आप इसके ऊपर वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, मालूमात या इल्म में महारत पर तवज्जो मरकूज की जाती है। केपीओ में बैरून मुल्क इत्तला पर मबनी कारोबारी अमल शामिल है जिसमें माहिराना दायरा अमल की जरूरत होती है, और इस तरह महज प्रोसेस की महारत मुहैया करने के बजाय कारोबारी महारत फ्राहम करने के जरिए तंजीमों को आला कदर दस्तयाब कराई जाती है। कि केपीओ कदर शनासी और सरमायाकारी से मुताल्लिक तहकीक, पेटेंट फाइलिंग, कानून और बीमा वगैरह जैसी खिदमात में अमल पजीर है जिसे बैरून मुल्क से फराहम किया जाता है और जिसमें मखसूस दायरे अमल पर मबनी महारत की ज़रूरत होती है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किसी बैरूनी तंजीम या एक तंजीम के किसी मुख्तलिफ ग्रुप को निस्बतन आला सतही कामों को मुख्तस किया जाता है। ठीक है, यहां तक लिखिएगा, यहां तक मुझे लगता है आपका 100 वर्ड पूर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इससे ज्यादा लिखना है तो फिर आप ये लिख सकते हैं। इसकी मिसाल भी हो जाएगी कि किस तरह नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जॉब की बुनियादी कारकर्दगियों के साथ मिसाली तौर पर मरबूत होते हैं। जॉब में ज्यादा पेचीदा काम शामिल होता है, आला दर्जे के होने या तौसीक की जरूरत हो सकती है, और इसकी मिसाल में अकाउंटिंग, बाजार कानूनी, तहकीक, वेब डिजाइन और मवाद की तख्लीक शामिल है। इसके एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। ये हो गया फोर्थ का बी। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वरुण जो है एक बिचौलिया जो थोक फरोख्त करने वालों या पैदाकारों से सामान खरीदता है। वरुण जो है वो एक मिडिल मैन है, ठीक है, जो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदता है और उन्हें सारिफीन को फरोख्त करता है और कंज्यूमर्स को बेच देता है। तो वरुण के जरिए बिचौलिए पर किए जाने वाले किन्हीं कामों की फहरिस्त बनाइए। यहाँ पे मिटा हुआ है, 3 कामों की फहरिस्त बोला है। हाँ, क्वेश्चन है कि वरुण इज अ मिडिल मैन who buy goods from wholesaler or producers and sell them to consumers। कि वरुण जो है वो मिडिल मैन है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से सामान खरीदता है और कंज्यूमर्स को सेल कर देता है। लिस्ट एनी 3 फंक्शन, किसी 3 काम को बताइए जो वरुण जो है मिडिल मैन हो करके इस काम को करता है। तो ये मैंने पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरह से मिडिल मैन काम करता है। अगर आप इस चैप्टर्स को खोलोगे ना तो इसमें बहुत सारे शॉप्स आएंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने जो पिछले चैप्टर्स में लर्न किया है ना, उसी को रिकैप्चुलेट करो और लिंक करके इसके आंसर्स को लिखना कि वरुण जो है वो एक
थोक फरोख्त करने वाले या पैदाकार से सामान लेता है और सारिफीन को फरोख्त करता है। इसके लिए वो बहुत सारे कामों को करता है, जिसमें से सिर्फ आपको 3 काम लेने हैं। तो जैसे अगर मैं पहला लिखूं कि वो जो है कि वो पहला जो काम करता है वो करता है मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर इंटरेक्शन। कि वो जो पहला काम करता है कि वो सबसे पहले अपने कस्टमर्स के हिसाब से मार्केट को देखता है, ठीक है। वो उनकी ज़रूरियात को तरजीह देता है, सारिफीन की ज़रूरियात को तरजीह देता है और उनको समझने के लिए मार्केट में रिसर्च करता है, ठीक है। कि वो मार्केट के रुझानात को देखता है, मार्केट के सामान की कीमतों को देखता है और उसका तयन करता है, और फिर उसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो दूसरे हिकमत अमली हैं, वो उनको भी देखता है। इसके साथ साथ वो सारिफीन के तासरात को देखता है कि अगर मैं ये सारे सामान को मैं से लूं, ठीक है, तो वो सारिफीन उसको पसंद करेंगे या नहीं। इन सबको देखने के बाद वो अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वो क्या करे, ठीक है, और उसके बाद वो सामान को लाता है ताकि सामान सारिफीन को वो दे सके और सारिफीन बिना किसी परेशानी के वरुण से सामान ले सके। क्यों? क्योंकि उसका सारिफीन के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है, वो सारिफीन से मालूमात फराहम करता है, उनके खदशात को दूर करता है, ठीक है। तो इसलिए वो इस काम को अंजाम देता है। दूसरा वो काम करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। वो क्या करता है कि वो तकसीम देखता है कि किस तरह से पैदावार और सारिफीन के दरमियान वो क्या करता है, पुल का काम करता है ना, कि सारिफ जो है वो सीधे पैदावार तक नहीं पहुंच सकता और पैदावार सारिफ तक नहीं पहुंच सकता। तो इन दोनों को आपस में लाने के लिए, इन दोनों का राब्ता करने के लिए ये एक पुल का काम करता है ना, ताकि सारिफ जो है वो वरुण तक पहुंच सके, वरुण जो है वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरह से वरुण जो है ना वो सामान की रसाई करता है, ठीक है, और इसमें जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो गोदाम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, ये सारे सोर्सेस को भी देखने का काम करता है। और इसके साथ साथ होगा कि सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब यह है कि वो पहले शनाख्त करता है कि कहां से वो अपने माल को खरीदेगा, बड़े पैमाने पर फिर वो उनसे माल को खरीदता है, और वो जो माल खरीदता है या मसनूआत वो लेता है उसको मुस्तकिल और काबिल एतमाद के तौर पे उसको, उसके एतमाद को वो लेता है और एक भरोसा कायम करता है, और उसके बाद वो सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात बनाता है। तभी तो ज़रूरत पड़ने पर उसे वो उधार माल भी दे सकते हैं। अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो क्रेडिट में भी सामान खरीद सकता है। तो आप इसको, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी 3 पॉइंट्स को ले सकती हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो एक दुकानदार और एक सारिफ के दरमियान क्या क्या होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि 3 कामों को ही लिखना है, तो आप थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना, एक्सप्लेन करके लिखना कि वो जो है वो सारिफीन की शौक को देखता है, उनकी तरजीह को फोकस करता है, उसके साथ साथ वो काम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए टेलीफोन पर ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ये खरीदारी का ये तरीका आपके वक्त और आपके जरिए की गई कोशिश को बचाता है। खुद के अल्फाज में अपने दोस्त को बताइए कि आप
किस किस्म की खरीदारी कर रहे थे और इसके क्या फायदे हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, याद है ना, उसपे आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट सामान खरीदते हैं। तो इसने क्या कहा कि इसने टेलीफोन पे ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि आसपास के इसके कोई दुकान थी, इसने टेलीफोन किया, सपोज कि उसके घर में मेहमान आए, तो ये सारे आंसर्स आप अपने अल्फाज में बनाकर आसानी से लिख सकते हो बिना चैप्टर्स की मदद लिए हुए। क्या कह रहा है कि आजकल तो हर कोई ऑर्डर करता है ना, हम ही घर में बैठे रहते हैं, हमारे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है तो हमें जाने की जरूरत नहीं होती, हम घर बैठे सामान ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि आपने किसी प्रोडक्ट को टेलीफोन पे ऑर्डर किया है और ये जो खरीदारी का अमल है इसको आपको अपने एक दोस्त को बताना है कि आपने जो खरीदारी की टेलीफोन के थ्रू, इससे क्या हुआ, आपको जाना नहीं पड़ा, आपका वक्त नहीं लगा और आपकी जो कोशिश थी, हो सकता है आप जाते हो दुकान एक सामान लेने के लिए, लेकिन क्या होता है हम 4 सामान लेकर आ जाते हैं। तो इससे आपकी जो कोशिश थी ना वो भी बच गई, आपके पैसे भी बच गए कि आप ज्यादा सामान नहीं लिए। तो इसमें बताना है कि ये किस किस्म की खरीदारी कर रहे थे आप। तो आप किस किस्म की खरीदारी कर रहे थे, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, है ना। और इसके क्या फायदे हैं, इसके फायदे क्या क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के, टाइम का बचत होता है, हम जिस टाइम चाहें उस टाइम शॉपिंग कर सकते हैं। ये आप रिलेट करो बिजनेस टू कस्टमर जो मैंने बताया था, 24/7 सर्विस रहती है। जब आप फ्री हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप 4 दुकान देख सकते हो, उसमें जहां पे आपको सस्ता सामान मिलेगा आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। और जिस टाइम आप चाहो कि आपके घर में उस सामान की डिलीवरी हो, उस टाइम पे आपको वो सामान मिलेगा। अब यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें एक ये है कि मिस्टर अमन जो एक मैन्युफैक्चरर हैं और मिसेस गीता, मोहतरमा गीता जो हैं वो एक सारिफ हैं, ठीक है। तो आप इनको दोनों के दरमियान ध्यान में रखते हुए इन दोनों को, चाहे गीता हो चाहे अमन हो, जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो सारिफ हैं कंज्यूमर हैं, ठीक है, सेल्फ प्रमोशन की कोई एक अहमियत बयान कीजिए। आप लोग पेज नंबर 277 277 निकालिए। ये जो बिक्री फरोग है, इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को क्या बनाना है, ध्यान में रखना है सेल्फ प्रमोशन को, और किसके ऊपर, मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के ऊपर ध्यान में रखते हुए सेल्स प्रमोशन को देखना है और बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है। यानी मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो पैदा करता है किसी भी चीज को, वो क्या चाहता है कि उसके सामान की ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, है ना। इसके लिए वो क्या करता है, जैसे ही एक मौसम बदलने लगता है तब क्या होता है, शॉप्स में डिस्काउंट लग जाता है ना, 50% डिस्काउंट, 1 में 1 फ्री, 2 में 1 फ्री, इस तरह का डिस्काउंट लगता है। और क्या होता है कि आप अगर जाइए तो आपको भाई इतना सामान लीजिएगा तो आपके साथ एक लंच बॉक्स फ्री, ये सामान फ्री, वो सामान फ्री, ये सारी चीज देते हैं। उसके साथ साथ वो लॉटरी टिकट भी देते हैं, और ये सारी चीजें वो देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलने लग जाता है या जब सामान का स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, अब नए सामान, जो नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिन चीजों की, वो सामान तो अब कोई खरीदेगा, उसको रखने के लिए जगह भी तो बनानी है, उसके लिए पुरानी चीजों को हटाना है, और इसको हटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नई नई स्कीम लाते हैं। ये सारी चीजें कि भाई ले लो ना, 2 ले लो 1 फ्री है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को लालच देते हैं कि वो आए और आ करके उनके सामानों को खरीदें। अब कस्टमर जाता है, वो सामान खरीदता है, उससे क्या होगा कि उनका स्टॉक खत्म होता जाएगा, जगह बनती जाएगी, जो नए सामान की जो पैदावार है उन सामानों को वो लाएंगे और उसमें रखेंगे। तो इस तरह से क्या करता है कि जो सारिफीन को मुतासिर करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, इसके लिए
मैन्युफैक्चरर्स तरह तरह के ऑफर लाते हैं, ठीक है। और ये ऑफर क्या क्या होते हैं कि ये जो ताजिर है ये अपनी अशिया को बढ़ाना चाहता है कि उसकी अशिया ज्यादा से ज्यादा फरोख्त हो सके, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसके लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार करता है। अब जैसे क्या है कि पुराना सामान लाओ और कुछ पैसे दो, नए सामान को ले जाओ। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, मसलन टीवी की मौजूदा मॉडल के बदले में आप रियायती कीमत पर एक नया मॉडल ले जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ 50% की छूट। और क्या करते हैं, फ्री सैंपल, तोहफे, कूपन, नुमाइश, मुकाबलों की शक्ल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्या है, ये दरअसल ग्राहकों को इश्तियाक पैदा करने की गर्ज से किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और उनकी मसनूआत की बिक्री में इजाफा हो जाए। अशिया की बिक्री के इस तरीके को बिक्री फरोख्त के नाम से जाना जाता है, सेल्फ प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप सेल्फ प्रमोशन का डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें लिखिएगा कि इसके लिए ये लोग कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं कि सेल्फ प्रमोट हो उनका। आप लोग पेज नंबर 279 निकालिए, 279 है ना। ये जो है टूल्स, ताकि उनका जो है ज्यादा से ज्यादा सामान बिक्री हो, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुफ्त नमूने की तकसीम, तोहफे देना, बोनस, ये सारी चीज। और ये सारी चीज बिक्री फरोख्त के हरबे या तकनीक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से देखिए ये कौन कौन से आम हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो कि मुफ्त का नमूना देते हैं ये लोग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो सामान आप खरीद रहे हैं उसमें शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, ये सारी चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉफी पाउडर, ये सारी चीज आपको मुफ्त में वो दे रहे हैं, ठीक है। ये एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग जिस चीज को नहीं यूज करते हैं वो फ्री में मिल रहा है, यूज करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग बाद में उसको खरीदेंगे, है ना। तो ये होता है फ्री सैंपल देने का प्रॉफिट इन लोगों को। उसके साथ साथ वो प्रीमियम या बोनस देते हैं, वो बोनस में चीज देना इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेस्कैफे आप ले रहे हो तो इसके साथ मिल्क शेकर देंगे, या फिर बॉर्नवीटा के साथ मग दे देते हैं, कभी कभी बॉटल दे देते हैं, है ना, ग्लूकोज के साथ बोतल दे देते हैं जो हम लोगों को मिलता है, ये फ्री में देते हैं ये लोग। तबादला स्कीम, एक्सचेंज ऑफर जो रखते हैं कि पुरानी चीज लाओ नई चीज ले जाओ, तो ये सारे ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। इनको कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर अमन जो एक मैन्युफैक्चरर हैं और मिसेस गीता जो एक कंज्यूमर है, इन दोनों के इंपॉर्टेंस के ऊपर में आपको लिखना है, ठीक है, कि इनकी अहमियत क्या है, किसी अहमियत को बयान करना है। तो अब आप एक पेज पीछे आइए, ठीक है। अब आप लोग आइए पेज नंबर 278 में। यहां देखिए बिक्री फरोख्त की अहमियत, है ना। अब इसमें हम लोगों को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो कंज्यूमर हो। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेल्फ प्रमोशन से इनको क्या होता है, इनका क्या होता है कि फरोख्त बढ़ती है, मुनाफा में इजाफा होगा, इनको ये फायदा होगा। इसके साथ साथ ग्राहकों की तवज्जो इनकी तरफ आएगी, भाई अब क्या आ रहा है इनके यहाँ स्कीम, अब क्या आ रहा है इनके यहाँ स्कीम, है ना। और इसकी वजह से कस्टमर्स जो है इनके बढ़ने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह जो बोनस का जो मैंने अभी बताया कि वो टूल यूज करते हैं कि हम लोग बोनस दे रहे हैं, ठीक है, कि बॉटल फ्री में दे रहे हैं किसी भी सामान को लेने पे, जैसे ग्लूकोज के साथ बॉटल फ्री दे रहे हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो है, या फिर कोई क्रीम दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अगर लगाएं और हम लोगों को अच्छा लगा तो फिर क्या होता है कि ये जो सारिफीन है इनके शौक में तब्दीली पैदा हो जाती है कि भाई मुझे पहले वो क्रीम लगाते थे, नहीं मैंने इसे लगाया, मुझे फ्री में मिला था, तब मैंने इसे कोशिश की, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैं उसे छोड़ के इसमें आ रही हूँ, मैं इसे ले रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि उनके ज़ौक़ में तब्दीली आ गई,
ठीक है, और इस तरह से वो अपने सामान को तेजी से निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। और फिर क्या है कि ग्राहक के साथ अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, और ग्राहक के ज़हन को बदल देते हैं। अब अगर हम सारिफीन की निगाह से देखें, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तो इसका क्या है कि हम लोगों को क्या है, सस्ता सामान मिल रहा है ना, कि हम लोग जो हैं वो ये चीज देख रहे हैं कि हम लोगों को जो सेल लग रहा है 50% डिस्काउंट, 2 में 1 फ्री, ठीक है, इस तरह से अगर है तो हम लोगों को सस्ता सामान मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे इनामात मिल रहे हैं। अगर कूपन मिल रहा है तो हम लोग को, अगर कूपन या लकी ड्रॉ जो आता है अगर वो मिल जा रहा है तो हम लोग कहीं पे घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी की पता चल जाती है कि जो भी चीजें फ्री में मिल रही हैं उनकी क्वालिटी किस तरह, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। उसके साथ साथ क्या है कि हम लोगों को जो ये होता है कि आप इसको यूज करो, अगर आपको सही नहीं लगता तो आप वापस कर देना। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, तभी तो ये बोल रहा है कि भाई रिटर्न हम देने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ लोगों की म्यार जिंदगी बढ़ जाती है, इनकी म्यार को बढ़ाने में मदद मिलती है, पुराने के बदले नए सामान आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसमें। हाँ, फ्रंट पेज आप लोगों को इस तरह से बनाना है, आप लोगों को लिखना है इसमें, ठीक है। जो पहला पेज आप लोग बनाइएगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। सबसे पहले तो NIOS का लिखिएगा, उसके बाद जो असाइनमेंट है TMA उसको लिखिएगा, अपना नाम, फादर्स का नाम, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ कोड भी लिखिएगा। जैसे बिजनेस स्टडीज कोड 215 है। क्लास लिखिएगा, मीडियम लिखिएगा, जिसका जो मीडियम हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। आप लोगों को जो एनरोलमेंट नंबर मिला हुआ होगा, नाम के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम लिखिएगा, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा कोड के साथ, क्लास जो है, जो आपका मीडियम है जिसमें आप अपने आंसर्स को लिखोगे वो लिखिएगा, अपने एड्रेस को लिखिएगा, जो सेशन है इसके साथ साथ अपने साइन कर दीजिएगा। वन साइडेड में आप लोग इस तरह से पेज बना करके आंसर्स को लिखिएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना किस तरह से लिखा हुआ है, सवाल लिखिएगा फिर इस तरह से जवाब लिखिएगा। अब इसमें ये लिखिएगा कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब 3 का आप A लिख रहे हो कि B लिख रहे हो, ये मेंशन कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका आप A का आंसर लिख रहे हो, B का आंसर लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो क्वेश्चन यहाँ पर भी जब क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना, जैसे 3 का A है फिर इसका आंसर लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह से आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा।